नमस्ते बच्चों। तो आज हम व्याकरण का एक और भाग कारक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम मंजुला वी पाटिल है। बालिकाओं की सरकारी प्रौढ़शाला बिड़गी से हूँ मैं। तो आज हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं और कारक की परिभाषा और कारक के भेद, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कारक किसे कहते हैं। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो कारक यह इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध आगे जो शब्द होते हैं यानी क्रिया कर्म जो होते हैं उनसे जोड़ने वाला शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगी। मैं हाथ से लिखती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं हाथ लिखती हूँ, तो क्या यह वाक्य सही है? नहीं ना। तो मैं हाथ से लिखती हूँ, यहाँ पर से जो है कारक के रूप में आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। इसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो विभक्ति चिन्हों के साथ या परसर्ग के साथ हम इन कारकों को देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक को, के लिए, के वास्ते, अपादान कारक से, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक में, पर और संबोधन कारक है, अरे, अजी, इसे हम क्या कहते हैं? कारक के भेद हैं। तो पहला भेद हम अगर देखेंगे तो पहला भेद है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है, यानी क्रिया को करने वाला। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं हम, परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति प्रत्यय भी हम कहते हैं। तो इसका विभक्ति प्रत्यय है क्या है? ने। बच्चों में यहाँ पर आप लोगों को आसानी हो इसलिए थोड़ी जानकारी कन्नड़ में भी हमें देना चाहूँगी, क्योंकि कन्नड़ में आपने पहले भी विभक्ति प्रत्ययಗಳು सीखा है। विभक्ति प्रत्ययಗಳು आप अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रथमा उ, द्वितीया अन्नु, तृतीया इंद, इस तरह आप लोगों ने कन्नड़ में सीखा है। तो यहाँ पर इसकी जानकारी मैं हिंदी के साथ साथ कन्नड़ में भी देना चाहती हूँ। तो पहला है कर्ता कारक ने। तो कन्नड़ में प्रथमा उ, यहाँ पर यह ने प्रत्यय भूतकाल में ही लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर राम ने रावण को मारा। वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, यानी क्रिया को करने वाला राम है। इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। देखिए कन्नड़ में अगर मैं यह वाक्य कहूँ तो रामनु रावणनन्नु ಕೊಂದನು, प्रथमा उ, रामने, यानी रामनु। तो कन्नड़ की तरह हिंदी में भी यह विभक्ति प्रत्यय आता है। तो इसी तरह दूसरा है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है को। यहाँ पर देखिए बच्चों, मोहन ने सांप को मारा। पहले वाक्य में
मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगता है, कन्नड़ में इसे कहते हैं द्वितीया अन्नु। यहाँ पर मोहन ने सांप को मारा, मोहननु सांप को यानी हावन्नु। यहाँ पर अगर यह वाक्य आया है तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्मकारक कहते हैं। एक उदाहरण मैं और देना चाहती हूँ इधर। मैंने अपनी सहेली को बुलाया, नानु नन्न ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕರೆದೆನು। यहाँ पर इस तरह हम कर्मकारक का उदाहरण दे सकते हैं। तो तीसरा है करण कारक। देखिए, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा हो, वह करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। तृतीया इंद, यहाँ पर साधन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, मैं चाकू से फल काटती हूँ, मैं चाकू से फल काटती हूँ। देखिए, यहाँ पर चाकू से साधन का प्रयोग हुआ है इधर इंद। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, किससे मारा? अगर हम प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर हमें करण कारक के रूप में मिल जाएगा। तो बाण से मारा, बाणदिंद ಕೊಂದನು। तो इस तरह यहाँ पर हम एक और उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं आंखों से देखती हूँ, आंख जो है साधन के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो चौथा है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए, को, है और के वास्ते तीनों आते हैं। यहाँ पर एक और परिभाषा यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए, इसको किसके लिए प्रश्न अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर हमें संप्रदान कारक के रूप में मिल जाएगा। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पर को, के लिए, के वास्ते, इन तीनों का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, पहले तो हमने कर्म कारक को देखा था। कर्म कारक को, उसका अर्थ कन्नड़ में अन्नु, वहां पर आना चाहिए। और संप्रदान कारक को, इसका अर्थ गे, ईगे, के, अक्के आप कन्नड़ में कहते हैं। तो गे यहाँ पर आना चाहिए। मैंने पिताजी को एक फूल दिया, नानु ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ। वहां पर क्या आया था? मैंने अपनी सहेली को बुलाया, यानी ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕರೆದೆನು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಾಕ್ಯ मैंने पिताजी को एक फल या फूल दिया, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ। यहाँ पर देने का काम जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। मैं आपके लिए एक किताब लाई, ನಾನು ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದೆನು। इस तरह हम संप्रदान कारक का परिचय यहाँ पर दे सकते हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर में है। माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने शाम को गाड़ी दी। तो इस तरह कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर आपके लिए लाई हूँ। तो अगला है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए, वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से।
यहाँ पर अपादान कारक जो आया है, यहाँ पर भी उसका विभक्ति चिन्ह है से। पहले हमने करण कारक में से देखा था, तो वहां पर क्या था? साधन था। यानी मैं चाकू से फल काटती हूँ, मैं आंखों से देखती हूँ, मैं हाथों से लिखती हूँ, वहां पर साधन था। पर यहाँ पर जो अपादान कारक में है, यहाँ पर अलग होना, बेरेयागोदो, पृथक, इसे हम कहते हैं अलग होना। तो इसके उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ। बच्चा छत से गिर पड़ा। यहाँ पर देखिए, बच्चा छत से गिर पड़ा। छत से बच्चा अलग होने की बात यहाँ पर आई है। पेड़ से पत्ते गिरे। एक और उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से पत्ते बिछड़कर अलग हुए। इस तरह अलग होने की क्रिया, मैं बेंगलुरु से मैसूर गई, यहाँ पर जो अलग होने की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। तो आगे देखिए बच्चों, संबंध कारक वाक्य में ही हम पढ़ सकते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करने का शब्द, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पर उदाहरण मैं बताती हूँ। यह राधे श्याम का बेटा है। यहाँ पर राधे श्याम और बेटा, इन दोनों का संबंध हमें का से। राधे श्याम का बेटा है। यह कमला की गाय है। यहाँ पर उन दोनों का संबंध यह हमें सूचित करता है। और रा रे री का उदाहरण, यह मेरी बेटी है। यहाँ पर की कहाँ आया? आप पूछ सकते हैं, टीचर यहाँ पर की नहीं आया। तो मेरी जो है उसमें मैं प्लस की, यानी मैं के साथ की जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह मेरी बेटी राधा है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो का, के, की और रा रे री, इससे हमें संबंध कारक सूचित होता है। अगला है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर, यानी क्रिया कहाँ पर हो रही है, क्रिया के आधार पर हम इसे कहते हैं। उदाहरण के लिए, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। मंडराने की क्रिया कहाँ पर हो रही है? फूलों पर। कमरे में टीवी रखा है। टीवी कहाँ पर रखा है? कमरे में। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगला है संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह भी हम लगाकर वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। संबोधन चिन्ह आप देख रहे हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी इसे कहते हैं हम। तो इसके उदाहरण हैं, अरे भैया क्यों रो रहे हो? यहाँ पर किसी को बुलाने की या अचरज में पड़ने की जो वाक्य में यहाँ पर बता रही हूँ, हे गोपाल यहाँ आओ, तो किसी को बुलाने के लिए, किसी को सतर्क करने के लिए यहाँ पर इस कारक का प्रयोग हम करते हैं। अरे यहाँ देखो, इस तरह हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक चार्ट मैं आपके लिए लाई हूँ, जो आपको यहाँ पर कारक, उसका चिन्ह और उस कारक का अर्थ सभी कुछ आपको यहाँ पर बताता है। तो कर्ता कारक ने, काम करने वाला, कर्म कारक को जिस पर काम का प्रभाव पड़े,
करण कारक से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक से यानी अलग होना, जिससे अलगाव हो। संबंध कारक का, के, की या रा, रे, री या ना, ने, नी अन्य पदों से संबंध जोड़ा जाता है। और अंतिम है अधिकरण कारक, मैं पर क्रिया का आधार यानी क्रिया कहाँ पर हो रही है इसके बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं और उसके उदाहरण। तो बच्चों, इसी के साथ यह कक्षा मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगले एक व्याकरण टॉपिक के साथ मैं आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगी। धन्यवाद।